हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। और मैं हूं छोटेलाल और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत इंडिया के अंदर क्यों पड़ी वो उसके बारे में पढ़ा था, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इकोनॉमिक प्लानिंग का उसके बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था कि उसमें जो इंडिया के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जो इकोनॉमिस्ट थे या फिर जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में अपने अपने विचार है वो प्रस्तुत किए थे, और उसी के संतुति के वजह से हैं या फिर उनके रिकमेंडेशन की वजह से जो है इकोनॉमिक प्लानिंग है जो कि 1950 के अंदर आया था। और उसी की बदौलत वही जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो है सारी रिकमेंडेशन वगैरह है वो तय करता है, कैसे बनाना है, किस सेक्टर को कितना है जो फंड देना है, या फिर किस प्रकार जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेट है रिसोर्सेज का, वो किस प्रकार करना है। और इसको जो है जो इसका फाइनलाइजेशन है वो कौन करेगा, वो एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो करती है। कि जब प्लानिंग कमीशन है अपना जो प्लान बना के जब एनडीसी के पास भेजती है तो उसको अप्रूव करना और रिजेक्ट करना वो एनडीसी के हाथ में है। वो कुछ टर्म्स को रिवाइज करने के लिए भी दे सकती है और दोबारा से उसको नए सिरे से बनाने के लिए भी कह सकती है। तो जो रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना जो एनडीसी के हाथ में है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 1952 के अंदर बना था। अब हम शुरू करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो कब है इंडिया के अंदर लागू हुआ। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 1956 का जो पीरियड है वो अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान का माना जाता है। और ये जो प्लान था, ये जो डोमर का ग्रोथ मॉडल है, इस जो डोमर ग्रोथ मॉडल है इसके ऊपर बेस्ड था। और इसका जो मेन टारगेट था वो था एग्रीकल्चर और इरिगेशन। कि जब इंडिया का जो है विभाजन हुआ 1947 के अंदर, तो उसमें क्या था कि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अपनी जो इकोनॉमी है वो पिछड़ी हुई मानी जाती थी। तो उसको नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत थी वो एग्रीकल्चर की थी। तो ये अपने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर और इरिगेशन को ज़्यादा है जो महत्व है दिया गया। और इसका जो मेन टारगेट था एग्रीकल्चर और इरिगेशन, तो उसके बेस पर ही जो ग्रोथ रेट है वो टारगेट की गई 2.1%। और जो इसका अचीव की इस 5 ईयर प्लान के अंदर वो 3.6% है जो कि अचीव कर लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी जो सक्सेसफुल जो प्लान है वो कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या था कि एक जो भाखड़ा नांगल डैम है और जो दामोदर घाटी या फिर हीराकुंड बांध है, ये तीन और इसके अंदर भाखड़ा नांगल डैम और दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध, ये तीन जो परियोजनाएं हैं बांध से रिलेटेड वो शुरू की गई थी। तो ये फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा था। और हम अगर सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो 1956 से लेकर 1961 तक का था। तो इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कि उसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन को ज़्यादा महत्व है वो दिया गया था। तो इस जो सेक्टर था उसके अंदर इंडस्ट्री को, जो हैवी इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा जो महत्व है वो दिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे कुछ ना कुछ जो ग्रोथ रेट है हमने प्राप्त की थी। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी गुड्स है उनके लिए जो है आगे उनको चेंज करने के लिए क्या है कि इंडस्ट्री चाहिए। तो इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया और उनके विकास के लिए ही ज़्यादा जो है इस पर जोर दिया गया। और ये जो मॉडल है ये नेहरू महलनोबिस NM जो मॉडल है उसके ऊपर जो बेस्ड है। नेहरू और जो महलनोबिस की जो स्ट्रेटजी थी उसी के बेस पर ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो माना जाता है। और इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 4.5 जो % है वो जो टारगेट लेकर चले थे, लेकिन अचीव की गई 4.2%। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक जो सक्सेसफुल जो 5 ईयर प्लान है वो है, क्योंकि इसमें जो है 4.5% है उसका टारगेट था और अचीव किया 4.2%। और इसके अंदर भी कुछ जो क्वेश्चन जो
पूछे जाते हैं कि इसके अंदर जो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये जो लौह संयंत्र है, ये राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये 3 जो लौह इस्पात के जो संयंत्र है वो इसी योजना के अंदर जो है खोले गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउरकेला या भिलाई या फिर दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर खोले गए थे। तो हम कह सकते हैं ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान है ये खोले गए थे। अगर हम बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान की, तो इसका जो टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 66 तक। तो ये जो 5 ईयर प्लान था ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो खराब, जिसको आप कह सकते हैं कि 5 ईयर प्लान है, वो देखने में आया। तो इसके अंदर क्या क्या जो घटनाएं हैं वो घटी। तो ये पहले तो ये मॉडल है जो कि महलनोबिस का 4 सेक्टर, इस पर बेस्ड था। ये महलनोबिस के 4 सेक्टर जो मॉडल है उस पर बेस्ड था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कौन से जो है मॉडल के ऊपर बेस्ड था। तो ये महलनोबिस के 4 सेक्टर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। और इसमें क्या हुआ कि 1962 के अंदर जो एक तो चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ 1965 के अंदर ये 2 युद्ध है जो कि इस 5 ईयर प्लान के दौरान है जो लड़े गए थे। और उसी के कारण जो है भारत को काफ़ी जो नुकसान का है सामना करना पड़ा। और ये जो अपनी थर्ड 5 ईयर प्लान है ये काफ़ी हद तक जो नाकाम है वो सिद्ध हुई। और 1966 के अंदर क्या हुआ था कि एक जो सूखा पड़ा था इंडिया के अंदर, तो वो भी एक जो इसके फेलियर का एक मुख्य कारण है जो माना जाता है। एक जो 1966 के अंदर जो एक जो जिसको पॉजिटिव न्यूज हम कह सकते हैं वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये 1966 के अंदर जो है इंडिया के अंदर आई थी। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किसके कारण आई थी, वो हाई हिल वैरायटी जो सीड थे उसके कारण है जो कि आई थी। इसके अंदर हाई हिल वेराइटीज है जो कि हम फॉरेन से लेके आए थे। और इस पर जो इरिगेशन के अंदर जो या फिर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइजर है या फिर पेस्टिसाइड्स हैं इरिगेशन के, तो वो भी बहुत काफ़ी मात्रा में जो यूज किए गए थे। तो उसके कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन है जो इंडिया के अंदर आई। और जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि गेहूं है या फिर चावल है, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी गुना है जो बढ़ गया था। लेकिन जो मोटा अनाज था उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक जो है गिर गया था, उसका नेगेटिव भी हम कह सकते हैं। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था हमारा। और इसके अंदर जो ग्रोथ रेट हमारा टारगेट था वो 5.6%, लेकिन 2.5% ही हम अचीव कर पाए। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारे टारगेट थे उसके आसपास, या फर्स्ट में तो हमने ज़्यादा है जो प्राप्त कर ली थी, लेकिन सेकंड में जो अपने टारगेट के आसपास है जो अपने इसको अचीव किया था। इसी को देखते हुए 5.6% का जो टारगेट है वो रखा गया। लेकिन जो चाइना युद्ध है या फिर पाकिस्तान युद्ध है उसके कारण, या ड्रॉट जो हुआ था इंडिया के अंदर, उसके कारण जो है ग्रोथ रेट 2.5 है जो कि अचीव कर पाए थे। तो ये फेलियर जो आप कह सकते हैं। तो हम अगर बात करें फोर्थ 5 ईयर प्लान की, तो ये जो प्लान है वो कंटिन्यू है, वो नहीं हो पाया था। क्योंकि जो है थर्ड जो 5 ईयर प्लान है हमारा वो फेलियर हो गया था। और उसके कारण जो हमें 1966 के अंदर जो है हमारी जो रुपीज़ है उसका डिवेल्यूएशन भी हमें करना पड़ा था, जिसके कारण जो है अपनी 5 ईयर प्लान है वो 3 साल के लिए 3 साल के लिए है जो ख़त्म कर दी गई थी। और उसके बाद दोबारा से जो है वो 1969 से 74 ये जो है अपने फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो रहा। तो जो फर्स्ट टाइम जो रुपये का डिवेल्यूएशन हुआ था 1949 के अंदर, दूसरी बार 1966 के अंदर जो रुपये का डिवेल्यूएशन है वो करना पड़ा है। क्योंकि हमारी जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेलियर की जो नज़र से देखा जाता है। तो 1971 के अंदर इंडिया पाक
ये जो है युद्ध है फिर लड़ा गया और इंडिया को फिर जो है काफ़ी जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ा। तो ये जो 5 ईयर प्लान था ये मिला जुला रहा और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो टारगेट की गई थी 5.7% और अचीव की गई थी वो 3.2%। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है उसका टारगेट था 5.7% और अचीव हमने किया था 3.2%। तो इसमें एक और भी कि 14 जो बैंक है उनका भी नेशनलाइजेशन है वो कर दिया गया है वो कर दिया गया फर्स्ट टाइम। तो 14 जो बैंक थे उनको जो है गवर्नमेंट ने जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची है उसमें जो है शामिल कर दिया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 1969 के अंदर है वो कर दिया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है कि जो 14 बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया। तो अगर हम बात करें फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तो उसका जो टाइम पीरियड था 1974 से 79, लेकिन ये है जो 1974 से 78 एक साल है वो पहले ही समाप्त है वो कर दी गई, क्योंकि जिस टाइम ये बनी थी उस टाइम जो है कांग्रेस की सरकार थी और जब 1978 के अंदर है जो भाजपा की सरकार आ गई तो उन्होंने एक साल पहले ही इसको ख़त्म कर दिया और अपना जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है वो लेने के लिए वो आए। और इसमें जो इसका मेन जो फोकस रहा वो था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा है वो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसी के अंदर है जो दिया गया था। तो इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है गरीबी हटाओ का नारा है वो कौन सी जो योजना है उसके अंदर दिया गया था। तो वो हमारी जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसके अंदर गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था और उसके साथ साथ जो है सेल्फ जो रिलायंस आत्मनिर्भरता का जो नारा है वो भी इसके अंदर दिया गया था। और क्या मिनिमम नीड प्रोग्राम है ये भी फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान है बना उसके अंदर है वो दिया गया था। और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 4.4 है वो डिसाइड की गई थी, लेकिन अचीव की थी 4.6%। तो हम कह सकते हैं कि एक ये जो है एक अच्छा जो है 5 ईयर प्लान है वो माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जब 1978 के अंदर जो भाजपा सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया और वो जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है 1978 से 83 ये जो प्लान है वो लेके आई और इसको क्या है कि रोलिंग प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। रोलिंग प्लान क्या होता है कि इसमें जो भी टारगेट है वो फिक्स किए गए हैं, नेक्स्ट जो ईयर है वो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टारगेट है वो पूरे हो या ना हो, वो जो टर्म है वो जीरो से ही लेकर चलते हैं उसको। तो वो रोलिंग प्लान है वो कि भाजपा सरकार ने 1978 से 83 का जो टारगेट है वो लिया था, लेकिन इसमें फिर एक और जो मोड है वो आया कि 1980 के अंदर फिर से भाजपा की सरकार है वो गिर गई और जो है कांग्रेस की सरकार वापस सत्ता में आई। तो इसके कारण उन्होंने ये जो रोलिंग प्लान था उसको 80 के अंदर ही समाप्त कर दिया गया। तो ये जो 78 80 का जो टाइम पीरियड है ये रोलिंग प्लान के नाम से है वो जाना जाता है। तो इंडिया के अंदर जो रोलिंग प्लान है वो कब आया, तो वो आया 1978 से 80 के जो बीच में। इसके बाद जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है वो जो है 1980 से 85 ये जो है इसका टाइम पीरियड था। ये इनपुट आउटपुट मॉडल के ऊपर जो है बेस्ड था, जो कि इनपुट आउटपुट मॉडल लियोनटिफ के द्वारा दिया गया है उसके ऊपर ये बेस्ड था। और इसका जो मेन मोटिव था वो पॉवर्टी रिडक्शन और
जो है सेल्फ रिलायंस, ये इसका मेन मोटिव था। और अगर हम इसकी जो ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 5.2% जो टारगेट था और 5.4% आपने अचीव कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल जो 5 ईयर प्लान है वो माना जाता है। और ये एक जो प्लान है उसको प्रोस्पेक्टिव प्लान है वो बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है, क्योंकि हमने पहले भी किया है कि प्रोस्पेक्टिव प्लान है वो क्या होता है कि जो लॉन्ग टाइम के लिए 15 से 20 ईयर का जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए जब लेकर चलते हैं तो उसको प्रोस्पेक्टिव। तो ये 6th 5 ईयर प्लान उसी के ऊपर बेस्ड था। अगर हम 7th 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड था वो 1985 से 90 के बीच में, 7वां जो 5 ईयर प्लान था अपना। तो इसका जो मेन मोटिव था वो था एक तो रैपिड ग्रोथ हो गया, सेल्फ जो रिलायंस है वो हो गया, फूड ग्रेन का जो है फूड ग्रेन को बढ़ाना है, या फिर जो पॉवर्टी है रिड्यूस करना है, और इनइक्वालिटी को भी कम करना है। तो ये इसके जो है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो भी करना है। तो ये जो मेन मोटिव इसके माने जाते हैं। और इसका जो ग्रोथ रेट का टारगेट था वो 5% था और हमने अचीव किया 5.8%। तो हम कह सकते हैं कि ये एक जो सक्सेसफुल जो 5 ईयर प्लान है वो था। अगर हम 8th 5 ईयर प्लान की बात करें, ये जो है जॉन डब्ल्यू मूलर के जो फार्मूला था या जो मॉडल था उसके ऊपर बेस्ड था। और क्या था कि ये जो है इसका जो टाइम पीरियड है 1902 से लेकर 97, तो ये टाइम पीरियड था। तो जो बीच का 90 से 92 का बच गया, ये जो है इसको प्लान हॉलीडे है जो बोला जाता है। और ये प्लान हॉलीडे है वो क्यों आया था, क्योंकि 90 के अंदर जो है बीओपी क्राइसिस हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे घाटे में चला गया था, और हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो सिर्फ 7 दिन के लिए है जो रह गया था। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो हमें जो फॉरेन करेंसी है डॉलर, उसके अंदर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पेमेंट स्वीकार करनी पड़ती है और भुगतान करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या है कि जो बीओपी क्राइसिस होने के कारण जो हमें आईएमएफ जो है और वर्ल्ड बैंक है उनके दबाव में आकर तीसरी बार, थर्ड टाइम जो है हमारे रुपये का जो रुपया है उसका डिवेल्युएशन है वो हमें करना पड़ा था। तो इस जो डिवेल्युएशन किया, और हमारे क्या था कि 1990 के और 92 के बीच में एलपीजी की जो पॉलिसी है वो भी जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो लेके आए थे। और उनके कारण जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण जो है हमारे बीओपी में को संतुलन में आने में काफ़ी जो मदद है वो मिली थी। तो इसके कारण जो है 2 ईयर का गैप है वो 8th 5 ईयर प्लान से पहले जो आया था। तो 8th जो 5 ईयर प्लान है उसका जो ग्रोथ रेट टारगेट था वो था 5.6 और हमने 5.8 है वो अचीव किया उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन की जो रणनीति थी और जो सुधार किए थे इकोनॉमी में उसके कारण है 8th 5 ईयर प्लान है वो काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल है वो रहा था। अगर हम बात करें 9th 5 ईयर प्लान की तो उसका टाइम पीरियड 1997 से 2002 तक का जो टाइम पीरियड है वो 9th 5 ईयर प्लान का जो है रहा था। तो इसका जो मेन मोटिव था ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मेन मोटिव जो 9th 5 ईयर प्लान था अपना उसका था। और इसका जो ग्रोथ रेट टारगेट किया था 6.5 और इसको अचीव हमने किया 5.3%। तो ये जो 5 ईयर प्लान है ये भी हम कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। और इस 5 ईयर प्लान के अंदर 1997 के अंदर जो
जयंती शहरी रोजगार योजना है वो भी चलाई गई थी। और 1998 के अंदर क्रेडिट कार्ड की जो योजना है वो भी इसी 5 ईयर प्लान के दौरान 1998 के अंदर है जो चलाई गई थी। अगर हम बात करें 10th 5 ईयर प्लान की, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 2002 से लेकर 2007 तक का जो है माना जाता है। और इस जो 5 ईयर प्लान है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 7.9 है जो टारगेट किया गया था, और 7.5 ग्रोथ रेट है हमने अचीव कर ली थी। और इसका जो मेन फोकस था वो जो है लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, या फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसको कम करना है, इन्फेंट जो मोर्टिलिटी रेट है शिशु मृत्यु दर उसको भी कम करना है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको गांव तक पहुंचाना है, शुद्ध पानी को भी गांव तक जो है पहुंच करनी है, और मॉडर्नाइजेशन करना है, जो शहरीकरण है वो करना है। तो वो सारे के सारे जो 5 ईयर प्लान है, जो 10th 5 ईयर प्लान है उसके जो ये टारगेट है वो माने जाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल जो 5 ईयर प्लान है वो माना जाता है। अगर हम बात करें 11th 5 ईयर प्लान की, तो इसका जो टाइम पीरियड था 2007 टू 2012। इसका और मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये जो ग्रोथ रेट जो है, ये जो ग्रोथ टारगेट है वो लेकर जो 11th 5 ईयर प्लान में हम चले थे। और इसका जो टारगेट था हमारा 9% जो ग्रोथ अचीव करने का, लेकिन हम अचीव कर पाए 8%। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी 5 ईयर प्लान हुए हैं उसमें से हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है हमने जो 11th 5 ईयर के दौरान है अचीव की थी। तो अगर हम बात करें 12th 5 ईयर प्लान की, तो ये जो प्लान है ये हमारा लास्ट जो 5 ईयर प्लान है वो बोला जाता है, और इसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017 का। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका था। और जब इसका जो 8.2 है जो टारगेट किया गया था, और 7.2 है हमने अचीव किया था, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक सक्सेसफुल जो 5 ईयर प्लान है वो है। तो हम अब ये देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी हमारा बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन, हम कह सकते हैं कि हमारा हम कंपेयर कर सकते हैं दो के साथ, कि लिबरलाइजेशन के पहले की क्या स्थिति थी और लिबरलाइजेशन के बाद की क्या स्थिति थी। तो लिबरलाइजेशन से पहले की हम बात करें तो हमने जो हिंदू ग्रोथ रेट है उसका सामना किया। हिंदू ग्रोथ रेट मतलब जो 3.2 और 3% के जो बीच में 1951 टू 80 का जो टाइम पीरियड था उसमें हमारी ग्रोथ रेट 3 से लेकर 3.2 के बीच में रही थी। उसको ही जो है हिंदू ग्रोथ रेट है जो बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिफोर लिबरलाइजेशन जो प्लानिंग थी वो बहुत ही कमज़ोर टाइप की थी, और हमारे जितने भी जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे और जो टारगेट फिक्स किए थे उनमें से काफ़ी हद तक हम अचीव है वो नहीं कर पाए थे, और हमारी जो अधिकतर प्लानिंग थी वो फेलियर ही रही। और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन से बन सकते हैं, या तो जो 5 ईयर प्लान है उनके टाइम पीरियड पूछ सकता है, या फिर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो 3 परियोजनाएं जो स्टार्ट हुई थी, भाखड़ा, नंगल और हीराकुंड बांध है, या फिर दामोदर घाटी जो योजना है वो बनी थी, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। या फिर सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके अंदर जो हमने कौन सी परियोजनाएं जो स्टार्ट की थी, राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र की जो परियोजनाएं हैं वो स्टार्ट की गई थी, तो उसके जो क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है जो 1962 और 65 के अंदर जो युद्ध हुए थे, या फिर जो ड्रोट 1966 के अंदर आया था,
तो उसके कारण जो है हमारी इकोनॉमी है वो फेल हुई थी। और उसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि ये फेल होने के कारण हमने जो है सेकेंड टाइम है डिवैल्यूएशन अपने रुपीज़ का किया था। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है 1966 के अंदर जब आई थी, तो वो किसके कारण आई थी? तो वो हाई यील्ड जो वैरायटी सीड से हमारे उसके कारण जो है आई थी। और इसमें पूछ सकते हैं कि जो कि कौन से अनाज में जो है बढ़ोतरी हुई थी ग्रोथ रेट, और कौन से में कम हुई थी? तो हम कह सकते हैं जो हमारे खाद्यान्न हैं, तो फूड ग्रेन है, उनमें राइस और जो व्हीट है उसके जो ग्रोथ है या प्रोडक्शन है वो बढ़ा था। मोटा अनाज है बाजरा ज्वार, ये उनका प्रोडक्शन है वो कम हुआ था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो है 1971 के अंदर जो पाक युद्ध हुआ था उसके अंदर भी हमें बहुत सारा जो नुकसान है वो उसका सामना करना पड़ा। और जो ये योजना है वो जो है काफ़ी हद तक जो है कामयाब है वो नहीं रही थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो रोलिंग प्लान है वो किसके देन है? तो वो गुरनाल जो मिडल है इकोनॉमिस्ट है उनकी जो देन है। और इंडिया के अंदर जो इसको लागू करने वाला डीटी लकड़ वाला जो माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वर्ल्ड लेवल पर गुरनाल मिडल है वो जो है रोलिंग प्लान के जन्मदाता या कह सकते हैं कि जिनकी देन है। और इंडिया के अंदर इसे लागू करने का जो श्रेय है वो डीटी जो लकड़ वाला है उसके पक्ष में जाता है। उसके बाद हम बात करें कि जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था? तो 1966 के अंदर जो है 16 जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची है उसके अंदर उनको शामिल किया गया था। और 1980 के अंदर जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। तो ये हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1990 और 92 के पहले लिबरलाइजेशन से पहले के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद की, तो उसके बाद में जो है जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है वो कौन लेके आया इंडिया के अंदर, या इसका जो थर्ड टाइम है वो रुपए का डिवैल्यूएशन है हमने कब किया था? तो वो बीओपी क्राइसिस के कारण 1992 के अंदर हमने किया था। और हमने 3 दिन के अंदर जो 2 बार जो डिवैल्यूएशन है हमारी रुपीज़ का हमें करना पड़ा था। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल जो कौन सी पंचवर्षीय योजना रही है, तो हम कह सकते हैं 11th जो 5 ईयर प्लान है वो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान है वो माना जाता है। और अब जो है 2015 के अंदर है जो प्लानिंग कमीशन है उसको जो ख़त्म कर दिया गया है, और उसकी जगह जो नीति आयोग है उसने उसकी जगह जो है ले ली है। तो हम अब कह सकते हैं कि अब क्या कंडीशन है, और उसका जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जगह है वो किसने ली है? तो हम करते हैं नीति आयोग। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो अब प्लानिंग की करंट पोजीशन है वो क्या है, तो जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जगह जो है नीति आयोग ने ले ली है। और ये 1 जनवरी 2015 के अंदर है ये नीति आयोग ने प्लानिंग की जगह ले ली थी। और ये क्या है कि जो नीति आयोग है कि थिंक टैंक नाम से जाना जाता है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि इंडिया को ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए ये इंस्टीट्यूट है वो बनाया गया है। जैसा कि जो प्लानिंग कमीशन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, उसी प्रकार है जो नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी जो बॉडी है वो कहलाता है। ये ओनली एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि एडवाइस है वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसी के बेस पर है जो प्लानिंग है वो बनाई जाती है। और जो 65 साल से प्लानिंग कमीशन है वो चलता आ रहा था, ये 2015 को प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह है नीति आयोग को लेके आया गया है। और इन जो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन है उसमें जो डिफरेंसेस है वो क्या है, या फिर इसको क्यों लेके आया गया है इसकी जगह, कि ये कुछ इसके अंदर जो खामियां थी जो कि अब नीति आयोग है वो पूरे करने की जो कोशिश है वो कर रहा है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है कि फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि एंजॉय द पावर ऑफ फंड एलोकेशन, कि जो प्लानिंग कमीशन है वो फंड को एलोकेट करने की जो पावर है वो रखता था, और ये स्टेट गवर्नमेंट को या फिर जो यूनियन टेरिटरी है उनको कितना जो फंड है एलोकेट करना है ये पावर प्लानिंग कमीशन के पास होती थी। लेकिन नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के पास नो फाइनेंशियल पावर, कि फंड को एलोकेट करने की कोई भी फाइनेंशियल पावर है वो नहीं रखता नीति आयोग। अगर हम बात करें इशू डिक्टमस टू स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश है वो जारी करता है, गाइडलाइन जो आदेश है वो जारी करता है। और यही नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग इशू गाइडलाइन टू कंसल्टेशन, कि वो कंसल्ट करने के लिए है जो गाइडलाइन है वो जारी करता है, और स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यूटी गवर्नमेंट है उनके साथ जो है कंसल्ट है किसी भी इशू के ऊपर करता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप सेंट्रल लेवल से जो पॉलिसीज है वो बनेगी और वो बॉटम लेवल स्टेट या फिर यूटी पर लागू होगी। तो ये
टॉप टू बॉटम अप्रोच के ऊपर काम करता था, लेकिन जो नीति आयोग है ये बॉटम टू अप अप्रोच के ऊपर काम करता है कि बॉटम में जो सजेशंस है वो लिए जाएंगे और उन्हीं की बेस पर जो है पॉलिसीज है या फिर जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए जाएंगे और डिसीजन मोर सेंट्रलाइज्ड। तो ये जो पीसी है इनके जो डिसीजन होते थे वो मोर सेंट्रलाइज्ड होते थे कि जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और उनको पालना है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी है उनको करनी पड़ेगी। और इससे डिफरेंस ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करता है कि ये सभी को अपने साथ लेके चलता है, सभी से सजेशन लेता है और सभी को साथ लेके ये चलता है। अगर बात करें पीसी की तो 8 फुल टाइम जो मेंबर है वो पीसी के होते थे, और अगर वहीं नीति आयोग की बात करें तो 4 फुल टाइम जो मेंबर है वो नीति आयोग के होते हैं। और रिपोर्ट एनडीसी, तो जो प्लानिंग कमीशन है वो एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके प्रति उत्तरदायित्व उनका बनता था। जो भी काम करेगा, जो भी प्लानिंग बनाएगा वो जो है एनडीसी को इसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, उसको एक्सेप्ट करना, उसको रिवाइज करना या फिर रिजेक्ट करना वो एनडीसी के हाथ में होता था। लेकिन वहीं नीति आयोग क्या है कि गवर्नमेंट काउंसिल होती है, गवर्नमेंट काउंसिल के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शामिल होंगे और जो यूटी हैं उनके जो राज्यपाल हैं वो शामिल होंगे। तो जो गवर्निंग काउंसिल है उसके प्रति उत्तरदायित्व है जो नीति आयोग का बनता है। और पीसी यूज टू इम्पोज पॉलिसी ऑन स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो पॉलिसीज है इम्पोज करने का काम है वो जो प्लानिंग कमीशन है वो करता था। और वहीं नीति आयोग नो पावर टू इम्पोज पॉलिसी, जो पॉलिसी को इम्पोज करने का कोई भी पावर है वो नीति आयोग के पास नहीं होती। तो ये जो डिफरेंसेस है कि ये अकेला सेंट्रलाइज्ड काम करता था, और ये अगर नीति आयोग की बात करें तो ये जो है सबको साथ लेके चलता है और सभी की से आइडिया के बेस पे है जो पॉलिसी है वो बनाता है। और ये जो नीति आयोग है ये 3 टाइप से पॉलिसीज है या फिर जो अपने टारगेट है वो फिक्स करता है, एनुअल बेसिस पे, 5 ईयर बेसिस पे, और जो लॉन्ग टर्म 15 to 20 ईयर्स के बेसिस पे जो अपने टारगेट है वो फिक्स करता है। तो ये अपना जो टॉपिक था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग में ये किसकी जगह बना है, कब बना है, ये कौन सी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें से आ सकते हैं। या फिर ये बॉटम अप्रोच है या डिसेंट्रलाइजेशन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें से पूछ सकते हैं। तो हमने ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है ये पूरा टॉपिक है कंप्लीट ही कर लिया है। सबसे पहले हमने किया था इसकी जो इंट्रोडक्शन है या फिर इसकी ज़रूरत है इंडिया के अंदर क्यों पड़ी, और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो प्लानिंग के बारे में विचार है वो किसने दिए थे, तो वो इंडिया के जो बड़े बड़े लोग थे, विद्वान थे या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो दिया था। उसके बाद हमने किया जो 12 अपने 5 ईयर प्लान थे उसको डिटेल से भी कौन सा प्लान है वो किस टाइप से जो है काम कर किया और कौन सा सक्सेसफुल रहा, कौन सा अनसक्सेसफुल है वो रहा। तो ये सारे जो टॉपिक है और करंट में जो प्लानिंग की क्या पोजीशन है ये भी हमने कर लिया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस टॉपिक से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करें। और आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।